नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह सीरीज संख्या 46 है दोस्तों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए और 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करने में असुविधा होती है तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपको इतिहास का, भूगोल का, राज्य व्यवस्था, इतिहास का, भूगोल का, सिविक्स का, इकोनॉमी का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी मीडियम में, किसी भी तैयारी के लिए अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं और आप मैसेज ही कर सकते हैं, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। आइए सीधे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 66 देखिएगा। सम्राट कुमारगुप्त प्रथम की माता का नाम क्या था? तो कुमारगुप्त प्रथम की माता का नाम क्या था ये बताना है आपको। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, इसका विकल्प ही देख लेते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। देखिए विकल्प बी ध्रुव देवी था, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे वह ध्रुव देवी से विवाह हुआ था और उनके बेटे जो थे, उनके पुत्र जो थे वह कुमारगुप्त थे। तो पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त प्रथम साम्राज्य की गद्दी पर बैठते हैं। वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न संतान थे और उसका गोविंद गुप्त नामक एक छोटा भाई भी था जो कुमारगुप्त के समय वैशाली का राज्यपाल था। प्रश्न 67 देखिएगा। निम्न में से किसके सोने के सिक्के वजन में सबसे ज़्यादा भारी थे? तो स्कंदगुप्त के जो सिक्के थे सबसे ज़्यादा भारी थे। पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए स्कंदगुप्त के पूर्व के गुप्त शासकों के सिक्के कुषाण सिक्कों के मानकों के अनुरूप थे। स्कंदगुप्त के समय हमें गुप्तों के स्वर्ण सिक्के में मिलावट मिलने लगती है, जिसने मुद्राओं का वजन बढ़ता गया और स्कंदगुप्त के स्वर्ण सिक्के का वजन जो था 144 ग्रेन था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा। स्कंदगुप्त के शासनकाल में 5 जैन तीर्थंकरों की पाषाण प्रतिमाओं का निर्माण करवाया गया था। वैन्यगुप्त नामक एक परवर्ती गुप्त शासक ने जो शैव था वैवर्तिक संघ नामक महायान बौद्ध संस्थान को दान दिया था। मंदसौर के लेख में पट्टवाय श्रेणी मतलब रेशमी सूत्र बनाने वाले को पट्टवाय कहा जाता था। इंदौर लेख में तैलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। प्रश्न 68 देखिएगा। मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो वत्स भट्टी ने की थी। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। मंदसौर प्राचीन मालवा में स्थित है, जिसका एक नाम दसपुर भी मिलता है। यहाँ से प्राप्त कुमारगुप्त के लेख में विक्रम संवत 519 ईस्वी की तिथि निश्चित की गई है। यह लेख प्रशस्ति के रूप में है, जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। यह संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का वर्णन भी मिलता है। प्रश्न 69 देखिएगा। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हुड़ों के आक्रमण का उल्लेख है? तो किसमें हुड़ों के आक्रमण का उल्लेख है? तो जूनागढ़ और भीतरी दोनों अभिलेखों में है, लेकिन ज़्यादा जो है आक्रमण का उल्लेख जो है वह भीतरी लेख में है, जबकि हुड़ों जीत का जो वर्णन है वह जूनागढ़ में है। तो केवल आक्रमण की बात कर रहा है तो भीतरी अभिलेख। भीतरी स्तंभलेख जो है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। भीतरी स्तंभलेख जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। पुष्यमित्रों और हुड़ों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। हुड़ मध्य एशिया में निवास करने वाली एक बर्बर जाति थी, जिसका प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, जिसमें हुड़ पराजित हुए थे। यूए राय के अनुसार इसका नेता खुशनवाज था, जिसने ईरान के ससानी शासकों को दबाने के बाद भारत पर आक्रमण किया था। सोमदेव के कथाश्री सागर एक ग्रंथ है जिसकी रचना सोमदेव ने किया था। इसमें उल्लेख मिलता है कि उज्जैनी के राजा महेंद्रादित्य के पुत्र कुमारा विक्रमादित्य ने मलेच्छों को जीता था। जूनागढ़ अभिलेख में उसके सुव्यवस्थित शासन एवं गिरनार के पूर्वपति चक्रपाली द्वारा सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण भी सुरक्षित है। इंदौर ताम्रलेख में सूर्य की पूजा और सूर्य मंदिर में दीपक जलाए जाने के लिए धन दान दिए जाने का भी विवरण मिलता है। प्रश्न 70 देखिएगा। हुड़ों का आक्रमण वर्णित है। हुड़ों का आक्रमण किसमें है? तो जूनागढ़ में भी है और भीतरी लेख में है, लेकिन भीतरी जूनागढ़ में जीत का वर्णन है, भीतरी लेख में सिर्फ आक्रमण का वर्णन है। तो विकल्प ए जो है सही है, भीतरी लेख में। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 71 देखिएगा। हुड़ों का प्रथम आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? हुड़ों का जो पहला आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के शासन काल में हुआ था। स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हुड़ आक्रमण करते रहे परवर्ती गुप्त शासकों के, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी गुप्त साम्राज्य की। प्रश्न 72 देखिएगा। किस गुप्त शासक ने हुड़ों को पराजित किया था? तो पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। यह कई बार प्रश्न आ चुका है, आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 73 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुड़ों पर विजय प्राप्त की थी? तो स्कंदगुप्त ने।
आप समझ सकते हैं कितनी बार प्रश्न पूछा जा रहा है। हुडू पर भारत पर किसके समय में आक्रमण हुआ था? तो हुडू ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? तो गुप्तों के समय किया था, स्कंदगुप्त के समय में। टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। हुडू का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह परास्त हुए थे। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से उसने गुप्त साम्राज्य की पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं सदी ईसा ईस्वी के 6 ईसा के प्रारंभ में, मतलब 5वीं सदी से लेकर 6 सदी तक हुड बराबर आक्रमण करते रहे। स्कंदगुप्त ने पराजित कर दिया, लेकिन उस बार उन्होंने धावा बोल दिया था। उसके बाद उन्हें यह अंदाज हो चुका था कि गुप्त साम्राज्य को किस तरह से परास्त किया जा सकता है। तो उसके बाद के जो शासक थे वो उतने योग्य नहीं रहे और उस हिसाब से हुड ने काफ़ी क्षति पहुंचाया था। प्रश्न 75 देखिएगा, हुड सरदार मिहिरकुल को पराजित किया था। हुड सरदार मिहिरकुल को पराजित किया था तो नरसिंहगुप्त ने। उत्तरवर्ती जो गुप्त शासक थे उसमें सबसे ज़्यादा जो शासी शासक था वह नरसिंहगुप्त था। इसने मिहिरकुल को पराजित किया था। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। हुड नरेश मिहिरकुल बड़ा क्रूर एवं आताताई था। हेनसांग के विवरण से पता चलता है कि उसने मगध के राजा बालादित्य पर आक्रमण किया था, किंतु पराजित हुआ। नरसिंहगुप्त ही बालादित्य है, किंतु पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। हेनसांग ने जिस बालादित्य का उल्लेख किया उस समीकरण के विषय में मतभेद है। संभवतः नरसिंहगुप्त बालादित्य ही है। प्रश्न 76 देखिएगा, यहाँ पर आपको मिलान करना है तो मिलान कर लीजिए। कुमारगुप्त प्रथम ने किसके साथ का विवाह हुआ था? कुमारगुप्त प्रथम का तो महादेवी अनंत देवी से। चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह हुआ था महादेवी कुबेर नागा से। और चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ था महादेवी कुमार देवी से। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न 76 देखिएगा। प्रश्न 77 देखिएगा। प्रश्न 77, गुप्त शासकों ने कौन सा बिरुद धारण नहीं किया था? तो गुप्त शासकों ने परमेश्वर, परमभट्टारक, महाराजाधिराज यह उपाधि धारण की थी, लेकिन धर्म प्रवर्तक किसी का उपाधि नहीं था। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। विशाल गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्तवंशी शासक अपनी दैवी उत्पत्ति में विश्वास करते थे और महाराजाधिराज, परमभट्टारक, एकराट, परमेश्वर जैसी विशाल उपाधियां भी धारण करते थे। प्रश्न 78 देखिएगा, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ है? तो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ में है। देवगढ़ कहाँ है? यह आपका ललितपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ललितपुर में उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, मतलब प्राचीन झांसी से ही अलग होकर ललितपुर बना। तो जिले में देवगढ़ नामक स्थान से यह मंदिर प्राप्त हुआ है। इस मंदिर में गुप्त मंदिरों की सभी विशेषताएं प्राप्त होती हैं। मंदिर की दीवारों पर शेष शैया पर शयन करते हुए भगवान विष्णु, नर नारायण, गजेंद्र मोक्ष आदि के सुंदर दृश्य अंकित हैं। गर्भगृह के ऊपर पिरामिडनुमा ऊंचा तिहरा शिखर भी मिलता है, जिसके चारों ओर दिशाओं में चैत्याकार कीर्तिमुख तथा उसके ऊपर बीच में खरबूजिया आकार का विशाल आमलक भी मिलता है। इस प्रकार जहां अन्य मंदिरों की छतें सपाट हैं, वहां इस मंदिर का जो है शिखर मंदिर है। यह शिखर पहला ऐसा मंदिर है जो शिखर युक्त है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगले प्रश्न पे आइएगा, इसकी व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या तो फिलहाल हो ही गया है, अभी व्याख्या है तो देख लेते हैं पूरा व्याख्या, क्योंकि व्याख्या ही मस्ट होता है। भीतरगांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला में स्थित है और यह जो मंदिर है भीतरगांव का, यह लक्ष्मण मंदिर है, कानपुर में है और यह ईंटों से बना हुआ मंदिर है और यह भी शिखर युक्त है। तिकवा का विष्णु मंदिर जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। गुप्तकालीन अन्य मंदिरों में एरण का विष्णु मंदिर, एरण जो है सागर जिला में है, तो यह भी आपका विष्णु मंदिर है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के पन्ना में है। भूमरा का शिव मंदिर जो है नागौद में है मध्य प्रदेश के, यह भी है। जैसे भी गुप्तकालीन मंदिर है। प्रश्न 79 देखिएगा, किस मूर्ति में सबसे पहले रामायण से दृश्य प्रकट हुए हैं? तो नचना कुठार में। नचना कुठार का जो मंदिर है मध्य प्रदेश के पन्ना में है, यहाँ पर रामायण के दृश्य अंकित हैं। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहले रामायण के दृश्य नचना कुठार से प्राप्त मूर्ति में प्रकट हुए हैं। प्रश्न नंबर 80 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाशुपतों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो पाशुपतों का जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, पाशुपत संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे लकुलिस थे, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पाशुपतों का महत्वपूर्ण केंद्र क्या था? मथुरा। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। पाशुपत संप्रदाय सेवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय था। इसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री सदी में हुआ था। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिस और तथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने किया था। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिस को शिव का अवतार मानते हैं। इसका प्राचीन अंकन कुषाण शासक हुविस्क की एक मुद्रा पर भी मिलता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में 3 लेख मथुरा नगर से मिलते हैं। पहला लेख मथुरा संग्रहालय से प्राप्त होता है, गुप्त संवत का ये सब है। इस शिलालेख में उदिताचार्य द्वारा उपमितेश्वर एवं कपिलेश्वर नामक शिव प्रतिमाओं की प्रतिष्ठापना का वर्णन है। खंभे पर ऊपर त्रिभुज तथा नीचे दंडधारी रूप
लकुलिस का मूर्ति है। चंद्रगुप्त के शासनकाल में उपलब्ध लेखों में यह लेख सबसे प्राचीन है। इसकी तत्कालीन मथुरा में शैव धर्म के होने की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और किसी भी परीक्षा के लिए, किसी भी मीडियम में, किसी भी तैयारी के लिए, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको हैंड रिटेन नोट चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। PDF फॉर्मेट में सारे मटेरियल आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। धन्यवाद आप लोग को।